हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग बायोलॉजी बाय प्रियंका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज कल वीडियोस थोड़ी ज़्यादा लेट हो गई हैं। बिलेटेड हैप्पी दिवाली, सारी चीज़ें निकल गई हैं। सॉरी फॉर द डिले, बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहूं और वीडियोस आपकी टाइमली अपलोड हो। तो हमने लास्टली जो हमने डिस्कस किया था क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन एंड हम छोटे मोटे टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। मे बी सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स पढ़ेंगे। अगर सेंट्रोजोम सेंट्रियोल्स नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियस के साथ कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो इतना ही रह गया, मतलब दो वीडियोज़ और आएंगी। ये वाली वीडियो और एक और वीडियो आएगी, उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। और मैं इसके बाद फिर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे कॉम्पिटिटिव, वो मैं डिस्कस करूँगी। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, ग्रेटली प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्ज़ाम भी आपका होने वाला होगा, उसके भी फॉर्म्स वगैरह निकलेंगे। तो अगर आप लोग रिवाइज़ कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप अगर अपना चैप्टर थोड़ा समझना है तो यहाँ से मैं पैरेलली 12th क्लास का भी वेरी सून स्टार्ट करूँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज़ राइबोसोम्स। बेसिकली राइबोसोम्स होते क्या हैं? राइबोसोम्स एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स है, जिसको फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व किया था आपके पलाडे ने। एक नाम जॉर्ज पलाडे नाम के भैया साइंटिस्ट हुए। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की थी भाई। ये इन्होंने बताया था कि भाई एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या बोला है कि किससे बने हुए होते हैं? आरएनए। अब देखो, अगर ना थोड़ा बहुत बेसिक्स अगर आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं कि आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं। पहले तो आपको पता होगा अबाउट डीएनए एंड आरएनए। जब आप ये मे बी ये 11th क्लास के उसमें हो, सॉरी 12th क्लास में, 11th में है बायोमोलिक्यूल्स, शायद 12th क्लास में। तो उसमें डीएनए और आरएनए के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। तो डीएनए तो हम लोग बहुत बेसिकली जानते हैं कि डीएनए हमारा होता क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इनकी जो हमारी फुल फॉर्म है ये हम इस तरीके से जानते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और सेम आरएनए की होती है राइबो। डीऑक्सी हटा दो तो डीऑक्सी हट गया तो खाली राइबोन्यूक्लिक एसिड बचा, तो उसको बोलते हैं आरएनए। तो अब हमें ये भी पता है कि डीएनए का काम क्या होता है। डीएनए हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में इसका मतलब ये आपके न्यूक्लियस में होता है, जिसके पास आपकी सारी जीन्स की इंफॉर्मेशन रहती है डीएनए की। लेकिन जो आरएनए है भाई, आरएनए का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में, या कहते हैं ना ऑल यूकैरियोट्स एंड प्रीकैरियोट्स में आरएनए का बहुत अच्छा काम है। तो आरएनए के ना कुछ टाइप्स होते हैं। तो आरएनए के टाइप्स होते हैं, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आपका टीआरएनए, और एक आपका होता है आपका आरआरएनए। तो एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है, एमआरएनए को बोलते हैं हम मैसेंजर आरएनए। इसको बोला जाता है मैसेंजर। ये मैसेज लेके जाता है। देखो, जिस तरीके का इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। तो ज़्यादा ये इतने वो नहीं है। आप जब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन 12th क्लास में फर्दर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए के बहुत मतलब डीपली वाले काम, जो इनके बेसिकली काम है, वो हम सारे फंक्शंस, इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। टीआरएनए का काम है, टीआरएनए की फुल फॉर्म है दैट इज ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है। किसको ट्रांसफ़र करता है ये बात भी हम आपको बताएंगे। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसफ़र आरएनए, और इसकी आरएनए के राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल इनको बोला जाता है राइबोसोमल, और ये मैसेंजर का आपको बता ही दिया। तो देखो, अब जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई जो डीएनए है हमारा, ये जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल, जब कोई भी आपकी बॉडी में कोई भी प्रोटीन या कुछ भी एंजाइम से कुछ भी चीज़ बननी है, उसको बनने के लिए इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? हमारे इंस्ट्रक्शन देता है न्यूक्लियस। वो हम लोग बहुत अच्छे न्यूक्लियस अभी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसमें किस तरीके से है। तो उसको कि हमें ये चीज़ बनानी है तो उसको कैरी कौन करके लेके जाता है? एमआरएनए।
और फिर जिन चीज़ों को बनाकर मिलकर वो चीज़ बननी है, जैसे आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बनने हैं प्रोटीन। अगर हमें कोई प्रोटीन बनाना है तो उन सारे अमाइनो एसिड्स को पकड़ के कौन लाएगा? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो मैसेज एमआरएनए ने मैसेज दे दिया टीआरएनए को, भाई ये वाली प्रोटीन बननी है, तो ये करेगा कि अच्छा कौन कौन सी अमाइनो एसिड्स को पकड़ के लानी है, ये वो अमाइनो एसिड्स को पकड़ के लेकर आएगा। अब ये ट्रांसफर क्या करेगा? पकड़ने के बाद ये ट्रांसफर कर देता है आरएनए के पास। जैसे कि हमको पता है राइबोसोम का काम ही यही होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या करना? प्रोटीन का सिंथेसिस। तो यही आपका जो आरएनए है यही बनाता है आपका क्या? प्रोटीन। तो ये आरएनए इसलिए बोला जाता है कि जो राइबोसोम्स है वो किससे बने हुए होते हैं? आरएनए से, और कुछ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनके पास कोई भी मेमोरी नहीं होती है। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम से अब इनकी कुछ ना इस तरीके से ये बोले कि इनका स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट फॉर्म्स में पड़े रहते हैं। 80S बोला जाता है, 80S प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में 70S पड़ा होता है, मतलब प्रेजेंट होता है। तो ईच राइबोसोम, इनके पास 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर। देखो इस तरीके से, ये तो लार्ज यूनिट है और ये स्मॉल यूनिट है। अभी आपस में बनती है, इसी में ही क्या होता है, इस तरीके से ऐसे अमाइनो एसिड्स आते रहते हैं और ये इस तरीके से इसको सिंथेसाइज करके, इसके बीच में से सिंथेसाइज करके प्रोटीन बनता रहता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है इस तरीके से। इसलिए इन दोनों सब यूनिट्स का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक साथ हैं, ये एक तरीके से मशीन है, ये मशीन है आपका लार्ज और स्मॉल सब यूनिट। अगर ये अलग अलग है तो इसका मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में, ये कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही ये जुड़ जाएंगे, ये मशीन एक हो जाएगी, तो इसका मतलब वहाँ पर आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर 80S है तो इसका मतलब 60 और 40 के रेशियो में होते हैं, मतलब एक 60 की होगी, एक 40S की, और 70S में 50 और 30। इनको कैलकुलेट मत करना कि 50 और 30 80 होता है, 60 और 40 100 होता है। ये इनके अलग अलग सेडिमेंट, और एस का मतलब होता है स्वेड वर्क की एक यूनिट होती है जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बताती है। मतलब ये है कि एक डेंसिटी और साइज को ये मेजर कर रहे हैं कि इसकी क्या डेंसिटी और साइज होगी। तो अब लार्ज साइज, स्मॉल साइज, तो इतना, अब इसने 50S बोल दिया, तो 50S का मतलब है जब उसको मेजर किया गया उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग, तो वो 50S मतलब सेड वर्क की जो यूनिट आई है उसके अकॉर्डिंग वो 50 आया है, वो 30 आया है। ये तो उनको 80 बना दिया बाय वेट, कैलकुलेट नहीं करा कि 50 और 30 को कर दिया तो वो 70 आ रहा है। वो इस तरीके से बोथ, ये क्या होती है, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब ये 70S और 80S किससे मिलकर बने हैं? 2 सब यूनिट से मिलकर, एक स्मॉल से एक लार्ज सब यूनिट से मिलकर बने हैं, जिनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसको डिटेल में ना हम तब पढ़ेंगे जब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी बेसिक्स राइबोसोम्स का यही सारी चीज़ें हैं। ये याद रखना भैया, पलाडे 1953 में उन्होंने डिस्कवरी की थी राइबोसोम्स की। समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर साइंटिस्ट का नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब एनसीईआरटी में देखो कुछ भी मेंशन है तो लाइन टू लाइन पूछ लेंगे। आप इस चीज़ का क्लेम ही नहीं कर सकते कि भाई आपने हमें बताया ही नहीं था, नहीं, वो सब चीज़ आपको एक एक डिटेल्स में दे रहे हैं। इवन ये भी बताया आपको 70S की लार्जर यूनिट होती है 50S, और 50 और 30 से मिलकर 70S बना होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, और 60 और 40S से मिलकर बना हुआ होता है 80S जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। ये भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा राइबोसोम्स। बेसिकली राइबोसोम्स का फंक्शन सिर्फ इतना ही होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और ये किससे मिलकर बना होता है? आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, 2 यूनिट्स, दो फॉर्म्स में पाया जाता है, 80S 70S। यूकैरियोटिक वाला 80 होता है और प्रोकैरियोटिक वाला 70। 80 60 40 से बना हुआ होता है, और आपका 70 50 और 30 से बना हुआ होता है। ये इतना आपको पढ़ना है बस। आया समझ में? चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। क्या हमारा साइटोस्केलेटन क्या कह रहा है? राइबोसोम्स हमारे यहाँ पर फिनिश हुआ। साइटोस्केलेटन देखो एक तरीके से समझ में आ रहा है। स्केलेटन तो बहुत अच्छे से जानते हो। देखो पता है क्या, कोशिश किया करो कि वर्ड्स को थोड़ा सा ब्रेक कर करके पढ़ना, ताकि हम चीज़ों की इजीली एलॉबरेट कर पाएँ, समझ पाएँ। स्केलेटन का मतलब, अब हम जानते हैं भैया हड्डियों का ढांचा, हम तो ये बोलते हैं ना हमारा स्केलेटन है। तो कोई चीज़ अगर पूरी बॉडी में हमारी जो स्केलेटन है वो हड्डियों का ढांचा, यहाँ पर स्केलेटन, अब इन्होंने बोला साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है भाई? ये एक तरीके से फिलामेंट है जो आपकी बॉडी को जोड़ रहा है।
ये हड्डियों का ढांचा स्केलेटन है साइटो, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको साइटोस्केलेटन कहा गया है। कहाँ प्रेजेंट है जी, साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। होता क्या है बेसिकली, वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। एक एन एलॉबोरेट नेटवर्क है, फिलामेंटियस प्रोटेनियशियस स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कंसिस्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर टू एज साइटोस्केलेटन। मतलब ये 3-4 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं आपकी बॉडी में, जिसको कुल सब चीज़ों को मिलाकर बोल देते हैं साइटोस्केलेटन। जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है भाई, इनको क्यों बोला गया है साइटोस्केलेटन? ये एक एलॉबरेट नेटवर्क, मतलब एक बहुत बड़ा फिलामेंटियस, इस तरीके के फिलामेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कहीं ऐसे ऐसे इस तरीके से। अब देखो एक्टिन के बारे में पढ़ा होगा, मायोसिन के बारे में पढ़ा होगा, या फिर हम पढ़ेंगे आगे, इसके बारे में डिस्कस करा जाएगा। उन सबको यहाँ पर माइक्रो फिलामेंट्स बोला गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोला गया, जो आपकी सेल्स को कनेक्ट करके रखते हैं, आपकी बॉडी में कनेक्टिविटी एक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो द साइटोस्केलेटन इन सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शंस। किस किस में इन्वॉल्व है, एक तो आपको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, मोटिलिटी दे रहा है किसी भी सेल को, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। अब जैसे कि हमारा स्केलेटन था, ये था क्या है ही, जो ह्यूमन स्केलेटन है, हड्डियों का हमारा जो ढांचा है, वो हमारी बॉडी को एक शेप और स्ट्रक्चर दे रहा है ना। यही इसी तरीके से जो इन सब हड्डियों को जोड़े हुआ है पूरी बॉडी को, तो वहाँ पर ये साइटोस्केलेटन काम कर रहे हैं, इससे फिलामेंट्स काम कर रहे हैं, जो आपकी सेल को, इन सबको जोड़े हुए हैं, आपकी स्किन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने क्या, हमें एक मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है, मोटिलिटी मिल रही है भाई, मेंटेनेंस भी मिल रहा है, हमारी शेप ऑफ दिस सेल को, हमारे एक सेल को शेप दे रहा है। देखिए सीलिया फ्लैजिला, हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीलिया और फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सीलिया सिंगुलर दैट इज सीलियम एंड फ्लैजिला सिंगुलर दैट इज फ्लैजिलम आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, आउट ग्रोथ होती है सेल की। देखो ये सीलिया तो बहुत नंबर्स में प्रेजेंट होती है, छोटी 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 इस तरीके से, और फ्लैजिला इस तरीके से एक लंबी पूंछ की तरह होती है। डिपेंड करता, ये लॉन्ग होती है, मतलब सीलिया छोटी होती है और जो फ्लैजिला है वो लॉन्ग होती है, लेकिन स्ट्रक्चर इनका ऑलमोस्ट सेम होता है, काम इनका ऑलमोस्ट सेम है। ये क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों ये मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल को मूवमेंट करवा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनका सेल का मूवमेंट में। काम इनका ऑलमोस्ट सेम होता है, बट स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, चलिए सीलिया क्या है, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर which work like oars causing the movement of either the cell and the surrounding fluid। देखो ओर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ओर्स का मतलब है चप्पू, सुना है चप्पू, जो बोट में चप्पूज नहीं होते, इस तरीके से लकड़ी के होते हैं, ऐसे फ्लैट होते हैं, इस तरीके से जब बोट में बैठते हैं सी में, तो ऐसे दोनों तरफ से चप्पू चलाते हैं ताकि जो बोट है वो मूवमेंट करे। तो यहाँ पर सीलिया को ना चप्पू से कंपेयर करा गया है कि जो सीलिया है वो सेल का चप्पू है। अगर सेल के चारों तरफ फ्लूइड प्रेजेंट है तो वो स्विंग कैसे करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ सीलिया। तो सीलिया का काम ही उसको स्विंग कराना है, मूवमेंट कराना है। तो सीलिया यहाँ सेल का क्या हो गया, चप्पू, उसको कंपेयर किया गया उससे। ठीक है, तो अब चलिए फ्लैजिला और कंपैरेटिवली, देखो यहाँ पर बोला गया फ्लैजिला और कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के मूवमेंट का। तो द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पजेसिव फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। देखो दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी, कुछ यूकैरियोट्स में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, लेकिन काम दोनों का सेम है, दैट इज मूवमेंट कराना सेल का। इवन फ्लैजिला का भी सेम है, जैसे कि बताया सीलिया का भी फ्लैजिला का भी, बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन की, जब यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, अभी देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपके सीलिया या फ्लैजिला का। ये इसकी बेसल बॉडी होती है, अंदर की जो बेसल बॉडी है उसके मतलब एक इस तरीके से ट्रांसवर्स इसका सेक्शन दिखाया गया कि अंदर उसके क्या प्रेजेंट होता है, और यही इसका हेल्प करते हैं किसमें, मूवमेंट कराने में। ये ऐसा मतलब उसको जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहे मूवमेंट कराने में, यही सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, जिसके अंदर ये सब चीज़ें बनी हो। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये हो गया आपकी, ये जो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, डबलेट्स दो हैं, दैट इज डबलेट्स।
ये यहाँ पर इंटर डबलेट ब्रिज दिए हुए हैं कि इन डबलेट्स के बीच का जो ब्रिज है उसको इंटर डबलेट ब्रिज कह दिया। एक ही सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, ये छोटा सा रेडियल का स्पोक प्रेजेंट है, ये सेंट्रल की शीथ प्रेजेंट है। देख लिया स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। लाइए चलिए देखते हैं भाई क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो यहाँ पे। ये बोल रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी करी गई सीलिया और फ्लैजिला की शो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए जी हमने देखा यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या है, कवर्ड है हमारा। तो देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनेमा, एक्सोनेमे इसको बोला जाता है, जो इनका कोर है इसको बोला जाता है एक्सोनेमे। Possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. The axonome usually has 9 doublets of radial arranged peripheral माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस पूरे सिस्टम को बोला गया है, ये जो कोर है जो कि एक्सोनेमे बोला गया है, इस कोर को पूरे को एक्सोनेमे बोला गया है, जो किससे बना हुआ है, ये छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। और जिसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, 9 डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये पूरे इस पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्सोनेम बोला है, ठीक है। और ये किससे बना है, 9 आपकी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, 9 है ये डबलेट्स, 9 से मिलकर बना हुआ था, 9 डबलेट से अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। और एक पेयर, दिस इज पेयर जो कि सेंट्रली क्या है, लोकेटेड है। मतलब इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो इसके स्ट्रक्चर हो एक्सोनोमे बोला गया है वो किस तरीके से बना हुआ है। इन्होंने बोला है जी ये स्ट्रक्चर, इसका कोर स्ट्रक्चर जो है फ्लैजिला या सीलियम का, जो कि कवर्ड किससे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट से मिलकर बना हुआ है और एक पेयर उसका सेंटर में होता है, ठीक है। तो सच अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनोमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर टू एज 9+2 एरे। तो इसको 9+2 एरे कहा जाता है। क्यों, 9 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो इसको बोला जाता है 9+2 एरे। तो द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज एंड ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। देखो ये भी क्या है, ब्रिज से कनेक्टेड है, यहाँ पर दिख रहा है। ये भी क्या है, ओ सॉरी, ये भी क्या है, ब्रिज से आपका कनेक्टेड है। ये रहा, दिस इज ब्रिज, ब्रिज से कनेक्टेड है। और यहाँ पर एक सेंट्रल शीथ से क्या है, कवर्ड है, इनक्लोज है किसके अंदर, सेंट्रल शीथ में। तो विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय अ रेडियल स्पोक। और जो कि किससे कवर्ड है, अटैच है ये रेडियल स्पोक से। तो दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स। ऑब्वियसली जो 9 इसमें है, तो इसमें भी 9 क्या है, जो डबलेट्स है इसमें एक एक स्पोक्स निकली हुई है, तो 9 स्पोक्स होंगी। तो द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, जिसको हमने इंटर डबलेट ब्रिज भी बोला गया है। तो बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोलाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। तो इसी को ही बोला जाता है बेसल बॉडीज। अब देखिए यहाँ पर हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने सीलिया और फ्लैजिला का क्या पढ़ा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ा है। और ये हमें पता है इस पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्सोनोमी बोला गया है। अब इस एक्सोनोमी जो है, एक्सोनेम भी बोला जाता है इसको। तो ये जो है इसका ना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है भाई, इसी की वजह से क्या होता है, ये जो आपका सीलिया और फ्लैजिला है ये मूवमेंट करता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। ये तो हमने भैया स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें 9 डबलेट्स होते हैं, जिसको 9+2 एरे कहा गया है। यही इन्होंने यहाँ पर ये इन्होंने हमें एक्सप्लेन कर दिया इसका स्ट्रक्चर। बट हमें इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये काम कैसे करता है। आपने हमें ये तो बता दिया कि ये इसका स्ट्रक्चर है, बट काम तो आपने बताया नहीं। तो इसका जो काम होता है, देखो इसका जो मेन काम होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर है, जो कोरिया जो ये कोर, इसको कोर बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसी से मिलकर बना होता है, जो कि क्या करता है, यही जो कोर बॉडी है आपकी, ये जो कोर बॉडी है बेटा, यही हेल्प करता है मोटिलिटी में, यही हेल्प करता है मोटिलिटी में और मूवमेंट में सेल के। जो आपका सेल मूवमेंट कर रहा है यही कोर बॉडी हेल्प करती है। तो अब ये कोर बॉडी हेल्प कैसे करती है, देखो ये जो हमारी एक्सोनियम बनी हुई है माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती है। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये किससे बनी होती है, एक प्रोटीन होता है ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उससे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए थे। इसका काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में किस तरीके से काम कर रहा है, ये स्केलेटन की तरह काम कर रहा है। ये स्केलेटन ऑफ सेल, ये स्केलेटन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला का है। जो आपका एक्सोनीमी है ये स्केलेटन है भाई, किसका, सीलिया और फ्लैजिला का।
और यही इसमें हेल्प कर रहा है मूवमेंट में और मोटिलिटी में। ये क्या करता है, ये आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बेंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। ये ना एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, कॉज कर रहे हैं मूवमेंट, स्लाइडिंग। ये मूव करता है तो मूवमेंट कॉज करते हैं। अब ये मूवमेंट कैसे कॉज होता है बेटा, ये जो आपका ये जो मूवमेंट कर रहा है, किस तरीके से मूवमेंट कराते हैं, इसमें ना एक एंजाइम्स होते हैं, कुछ एक्सोनॉर्मल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ इससे हटकर, जो कि आपकी इस बुक में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। तो जो आपके एक्सोनॉर्मल डाइनिन्स होते हैं, डाइनिन्स एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, एक्सोनॉर्मल डाइनिन्स, ये एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये ना केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। क्या कर रहे हैं, ये एंजाइम है, तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में। तभी तो मूवमेंट कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, हमारा मूवमेंट, चलना, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो ये डबलेट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये स्लाइड होते हैं, ये चलते हैं एक दूसरे से, इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, स्लाइड करेंगे तो ये चलेंगे, घूमेंगे चक्कर की तरह, स्लाइड्स करेंगे, चक्कर की तरह घूमेंगे। तो ये जो, और इसमें हेल्प क्या कर रहा है, इन केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। जो केमिकल एनर्जी डेवलप हो रही है उसको मैकेनिकल एनर्जी में ये एंजाइम कर रहा है, और ये एक्सोनोमी का ही काम होता है इसको मूवमेंट कराना। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये बेसल बॉडी है, कोर बॉडी है, इसकी वजह से आपका क्या करता है, फ्लैजिला और आपका सीलिया जो करता है, मूवमेंट करता है, और आपका जो सेल है वो मूव करता है। तो ये काम था आपका सीलिया और फ्लैजिला का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। कोई भी डाउट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी करना, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, पीपल आर लाइकिंग माई वीडियो, दे आर वॉचिंग एंड दे आर कमेंटिंग। इफ़ यू आर कमेंट ऑन द वीडियो तो आई विल रियलाइज़ कि हाँ, आप देख रहे हो, और मतलब मैं जो काम कर रही हूँ आपको समझ आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम ख़त्म करते हैं।